हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हिस्ट्री के अंदर अभी हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता से जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं या बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब जैसे अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सब मैंने एक वन लाइनर की फॉर्म में मतलब नोट करके सारे नोट डाउन किए हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में अगर करो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट वन लाइनर की फॉर्म में सारे एक सीक्वेंस में, मतलब क्रोनोलॉजी वाइज वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है। तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वैदिक सभ्यता में, तो उसमें हमने उग्र तक पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता में मतलब एक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि उग्र किसको बोलते हैं। तो जैसे उग्र मैं आपको बता दिया था कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको पकड़ने वाला जो व्यक्ति था उसको उग्र बोलते थे वैदिक सभ्यता के अंदर। तो जैसे मतलब हमारे एट प्रेजेंट में जैसे पुलिस हो गई ना, इस तरीके से। तो अभी उसके आगे का मतलब कि जो जो जिस जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, तो वो हम सारे उसी हिसाब से, सारा जो वन डे एग्ज़ाम के लिए है उसी हिसाब से हम सारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, कौन थी? सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की, सभा श्रेष्ठ एवं, एक मिनट, संभ्रांत लोगों की संस्था थी। संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, आगे है इसी के अंदर, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और इसी के अंदर है, स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, मतलब जैसे सभा और समिति से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो मतलब एक पैरा में लिखवा दिया है कि यहाँ से इस सभा और समिति से बस ये बातें पूछी जा सकती है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट जो आता है वो है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था।
युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कौन करता था? राजा करता था। आगे इसी के अंदर है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। जिसका अर्थ है गायों की खोज। ओके, नेक्स्ट इसी के मतलब नेक्स्ट आगे अगला जो पॉइंट है वो क्या है? वो आता है दशराग्य युद्ध का उल्लेख दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। किसमें है? जो ऋग्वेद है उसके 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर, यह युद्ध पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर, या पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। ठीक है, सुदास और 10 जन उनके बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। जिसमें क्या हुआ? जिसमें विजयी कौन हुआ? सुदास हुआ। जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? जो सुदास था वो विजयी हुआ था। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो पहले ये देख लो ना, फिर उसके बाद आगे का करवाऊंगी, है ना? ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले क्या आता है कि जो सभा है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। मतलब सभा और समिति, जैसे हम कमेटी बना देते हैं, है ना? अगर हम कमेटी बना लें और जैसे हमारे सीएम है या पीएम है, कोई कमेटी उनको सलाह देती है, जैसे आजकल सलाह वाली मतलब कोई भी कमेटी होती है, एडवाइस वाली, एडवाइजरी जो कमेटी होती है, उसी तरीके से सभा और समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थी। कब? वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थी, जिसमें क्या है? सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता।
तो जो सभा थी ना, सभा क्या थी, जो श्रेष्ठ और संभ्रांत की संस्था थी, मतलब जो थोड़े से हाई लेवल वाले जो वो होते थे ना, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह, इस तरीके से मान लीजिए, उसके उसके वो मतलब वो लोग इसमें, जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा है ना, तो राज्यसभा में हमारे जो नॉमिनेट होकर जाते हैं और जो लोकसभा उसमें इलेक्ट होकर जाते हैं, पीएम जो होते हैं, एमपी वगैरह जो होते हैं, तो इसी तरीके से हम मतलब इस तरीके से कोरिलेट करके ना हम उसको समझ सकते हैं इस हिसाब से। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा जैसे समझने का पर्पस हो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि जो सभा है वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत की संस्था थी, जबकि जो समिति थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब जो ये जो समिति अथीन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको ईशान कहा जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में, है ना। तो इसी हिसाब से आप देख लेना। तो आगे स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। वैदिक सभ्यता के अंदर क्या होता था कि जो फीमेल्स थी, स्त्रियां थी, जो लेडीज़ थी, वो क्या, जो महिलाएं थी वो क्या कर सकती थी, वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, उनको परमिशन थी। तो जैसे सभा और समिति से कुछ भी पूछा जाएगा, तो मैंने 3 लाइन में ये आपको बता दिया है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप घुमा फिरा के इसको कैसे ही पूछ ले, इसी से पूछ लेगा आपको। तो मैंने सारा आपको इसी मतलब इस हिसाब से वन लाइनर के फॉर्म में, जैसे बोलते हैं ना कि वन लाइनर के फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से इसी वजह से एक टॉपिक को कई कई दिन लग जाते हैं, है ना। फिर तो चलिए नेक्स्ट है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब क्या होता था, युद्ध में जो कबीले होते थे, मतलब जिनके बीच में लड़ाई होती थी, युद्ध वगैरह होते थे, तो उनका नेतृत्व कौन करता था, तो उनका नेतृत्व जो करता था वो राजा करता था। और युद्ध के लिए मतलब अब युद्ध वर्ड ना यूज़ करके युद्ध के लिए वो गविष्ट शब्द का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, कहीं भी लड़ाई वगैरह हुई है, जैसे अब हम वॉर बोल देते हैं, युद्ध बोल देते हैं, तो युद्ध का ना बोल के वो गविष्ट बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, गविष्टि बोलते थे। और इस गविष्टि का मतलब क्या होता है, गायों की खोज। ठीक है, चलिए आगे आता है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अब एक दशराग्य युद्ध हुआ था, उसमें उसका उल्लेख किसके अंदर है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। और ये क्या है, यह युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर, अब रावी नदी को परुष्णी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से, जैसे ऋग्वेद में कौन सी नदी को क्या कहा गया है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, आगे करवा दूंगी। तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है। तो पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध जो था। अब किसके बीच में हुआ था, सुदास नाम का एक राजा था, और 10 जनों, मतलब 10 जन थे, अलग अलग जन थे 10, जैसे 10 एक साथ मिल जाए, है ना, और एक अलग रहे सुदास, तो उनके बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुआ। जिसमें विजय किसकी हुई थी, सुदास की हुई थी, मतलब सुदास को विक्ट्री मिल गई थी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है वो देखते हैं। अब आता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, या विभाजित था, कुछ भी बोल लो, है ना, विभक्त था। अब ये 4 वर्ण कौन से हैं, पहला क्या है,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब जो पूजा पाठ वगैरह, चलो ये बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिखवा दूँ, है ना। फिर है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में, या मैं मत लिखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अभी इसी के अंदर है ना, इसी में देखेंगे। इनमें कहा गया है कि, या इसमें लिखो, इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। आगे है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कैसा था आर्यों का समाज? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की
सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। क्या थी? परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलब कहा जाता था, जिसे कुलब कहा जाता था। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था? कुलब कहा जाता था। आगे है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। क्या किया करती थी जो स्त्रियां होती थी? जो यज्ञ आदि होते थे ना, हवन आदि, उनमें अपने पतियों के साथ ये भाग लिया करती थी। ठीक है, आगे है, बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, देखो देखो इसमें है जो हमारा ऋग्वैदिक समाज है। मैंने तो आपको बता दिया था ऋग्वेद जो हमारा ये स्टार्टिंग में बताया दिया था, जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में डिवाइड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल 1600 से 1000 तक है और उत्तर वैदिक कहाँ से कहाँ तक है? 1500 से 1000 तक है। और जो उत्तर वैदिक है वो 600 से कहाँ तक है? 1000 से 600 तक है ना। तो मैंने आपको कल वाली मतलब जो पहली स्टार्टिंग वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ऋग्वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों में उसको डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो पूजा पाठ आदि का कर्म कांड या मतलब पढ़ाई जैसे पढ़ाना वगैरह इस तरीके का जो काम करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो मतलब थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए कि युद्ध आदि में जो भाग लेते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य वो लोग होते थे जो बिजनेस मतलब व्यापार आदि करते थे, जैसे अब बनिए वगैरह कह सकते हैं हम, वो जो काम करते थे उनको वैश्य बोला जाता था। और जो साफ सफाई वाला इस तरीके का जो काम करते थे उनको शूद्र कहा जाता था वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है, जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें। आगे है, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अब जैसे प्रेजेंट में है तो हम तो जाति मतलब जाति के उस पर हम जो हमारा जो समाज है वो ये है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। इस तरीके से है हमारा प्रेजेंट में। बट उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो उसको कोरिलेट किया जाता था वो इस तरीके से किया जाता था कि जैसे जो काम जैसे एक आदमी के 4 बेटे हैं।
ठीक है। उनमें से एक बेटा क्या कर रहा है, वो पूजा पाठ का काम कर रहा है ना, इस तरीके के यज्ञ आदि हवन आदि करवा रहा है, तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आता था। दूसरा, जैसे युद्ध वगैरह होते थे, मतलब एक तरीके से वो सिपाही बन गया, उसमें चला गया, तो वो क्षत्रिय की श्रेणी में आ गया। फिर एक व्यापार आदि का काम करता था, तो वो वैश्य की श्रेणी में आ गया। और जो एक बेटा वो साफ सफाई मतलब इस तरीके का काम करने लगा, तो वो शूद्र की श्रेणी में आ गया। इस तरीके से था। लेकिन अब क्या है, अब इस तरीके से ऐसा नहीं है। अब प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में ये है कि कोई ब्राह्मण कुल का है तो उसके जो भी परिवार के लोग हैं वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो ऋग वैदिक समाज था वो इस तरीके से था, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब क्या है कि जो ऋग्वेद है उसका जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के भी जो पुरुष सूक्त है उसमें चतुर्वर्णों का, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इन 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये भी बताया गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में इन 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे है, इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से। अब इसमें ये कहा गया है कि एक परम पुरुष, जिसे परम पुरुष या परमात्मा हम कह सकते हैं ऐसे, तो ऐसा माना गया कि जो ब्राह्मण का जन्म हुआ है वो जो परम पुरुष थे उनके मुख से हुआ है। ठीक है, फिर जो क्षत्रिय है उनकी भुजाओं से, जो क्षत्रिय है उसका जो जन्म हुआ है उनकी भुजाओं से हुआ है। वैश्य उनकी जांघों से। ठीक है, तो जो वैश्य है उसका जन्म उनकी जांघों से हुआ है। और क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, और जो क्षुद्र हैं उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब परम जो पुरुष है, परम पुरुष एक तरीके से हम कह सकते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसमें माना गया है। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे इसमें क्या आता है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। मतलब आर्यों का जो समाज था वो पैट्रियोटिक था। मतलब जैसे अब हमारा जो आज का समाज है वो भी पुरुष प्रधान है, पैट्रियोटिक है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आर्यों का समाज था वो भी पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। अब जैसे अब प्रेजेंट में सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार ही तो होता है, तो उसी तरीके से उसमें भी क्या था, उस समाज की जो वैदिक सभ्यता थी, उस समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार हुआ करती थी या कुल हुआ करती थी। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था। जैसे अब हमारी फैमिली है, तो हमारी फैमिली में हमारे मुखिया कौन होंगे, हमारे फादर होंगे, हमारे पिता होंगे। तो उसी तरीके से जो वैदिक सभ्यता समाज था उसमें भी उनके जो मुखिया होते थे वो उनके पिता ही होते थे। आगे कहा गया है जिसे कुलप कहा जाता था। अब जो मतलब मुखिया हो गए, जो परिवार के मुखिया हैं, पिता हैं, तो उनको एक वर्ड क्या बोला गया है वैदिक सभ्यता में, कुलप नाम से उनको कहा गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। अब जैसे यज्ञ आदि होते, हवन आदि हुआ करते थे इस काल में वैदिक सभ्यता में, तो जो स्त्रियां थीं, जो महिलाएं थीं, तो वो क्या करती थीं, अपने पतियों के साथ में पूजा पाठ में वो क्या करती थी, भाग लिया करती थी। और इस काल में एक और बात आती है कि वैदिक सभ्यता के अंदर बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इस टाइम पर बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। और जो पर्दा प्रथा है जो अब भी प्रचलित है हमारे देश में, ठीक है, धीरे धीरे उसको मतलब कहीं है कहीं नहीं है, बट हाँ मोस्टली है, माना जाता है। जो मुगल्स में ज़्यादा थी। मतलब जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि पर्दा प्रथा अगर एग्जैक्ट में आई है तो वो किस वजह से आई है, उसका कारण क्या था। ठीक है, धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री को आगे पढ़ते जाएंगे, इसके बाद हम करते जाएंगे, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि बाल विवाह क्यों होने लगे या फिर पर्दा प्रथा क्यों प्रचलित होने लगा। और फिर बाद में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो बाल विवाह है उसको किस तरीके से बंद करवाया गया था, है ना, क्या क्या उसमें एक्ट्स वगैरह बने थे। तो वो सब धीरे धीरे जब हम एंशिएंट से मॉडर्न की तरफ चलेंगे तो सारी चीज़ें हमको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो आज इसमें इतना ही रहने देते हैं। अभी तो और भी है इसमें काफ़ी, आपकी 4-5
क्लास और हो जाएंगी, मतलब इतना है इसमें कराने के लिए। तो 2 क्लास में कंप्लीट हो सकता है, बट एक्सप्लेन भी करना है जिनको जो पहली बार इंटरेक्ट हो रहे, मतलब पहली बार जिन्होंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी है, तो उनके हिसाब से मैं ये क्लास प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है क्लासेस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। और डे मतलब पहले तो मैं क्या करती थी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की दोनों की क्लास डेली होती थी, बट अब ऐसे हो रहा है कि एक दिन हिस्ट्री की हो रही है, एक दिन ज्योग्राफी की हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। ज़्यादा व्यूज़ मतलब ज़्यादा लोग देखना पसंद ही नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं एक दिन हिस्ट्री की कर देती हूँ और एक दिन ज्योग्राफी की कर देती हूँ। तो किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।